जी, वालेकुम अस्सलाम। मैं विस्कॉन्सिन, मिलवॉकी विस्कॉन्सिन में, यूनाइटेड स्टेट्स में। और सबसे पहले तो आपको मैं अली भाई कहूँगा, हालाँकि मैं उम्र में आपसे बड़ा हूँ, लेकिन मर्तबे में आप बहुत आगे हैं। सबसे पहले आपके लिए मैं बहुत दुआगो हूँ, आपके लिए, आपके अहले बैत के लिए, जो आपके हैं, सबके लिए मैं बहुत दुआगो हूँ कि आप इतना जज़ाकल्लाह खैर। दीन के लिए इतना काम कर रहे हैं और फ़िरक़ों को ख़त्म करके मुसलमानों को जो जोड़ना चाहिए, उसके लिए काम कर रहे हैं। तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। और जब से मैंने आपकी वीडियोज़ देखना शुरू की हैं, आपकी लॉजिकल थिंकिंग जो है बहुत अपील करती है, स्पेशली अगर साइंटिफिक ज़हन रखता है आदमी तो, और सबको होनी चाहिए वैसे भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह। पहला मेरा आपसे सवाल है कि आपका स्टैंस है कि हुकूकुल इबाद और हुकूकुल अल्लाह जो है वो जॉइंट हैं, कनेक्टेड हैं। तो मैं ये देखता हूँ कि जो गैर इस्लामी ममालिक हैं, जैसे अमेरिका है जहाँ मैं रहता हूँ, यहाँ पे इंसान की हैसियत, इंसान की वैल्यू, इंसान की हकूक़ का जो है वो बहुत ज़्यादा है। उसके बरक्स जो जिनको हम इस्लामी मुल्क कहते हैं, जहाँ पे रिचुअलिज़्म है, रिचुअल्स तो हम करते हैं, नमाज़ भी पढ़ते हैं, रोज़ा भी रखते हैं, लेकिन वहाँ देखा जाए तो जो इंसानी इस्तेसाल है जो ज़िंदगी का, उसकी वैल्यू नहीं है। तो कहाँ पे ये डिस्कनेक्ट हो जाता है कि जब हम नमाज़ भी पढ़ रहे हैं और वही नमाज़ पढ़ने के बाद बाहर जाके रिश्वत दे रहे हैं, तो ये डिस्कनेक्ट ज़रा बड़ा मुश्किल हो जाता है समझाना कि जब आप इतने मज़हबी हैं, लुक्स के हिसाब से भी और अपने तरीके के हिसाब से भी। तो या तो हम उस पे तवज्जो नहीं दे रहे इंसानी हकूक़ पे, या कनेक्ट नहीं हो रहा। अगर नमाज़ हमें सही नहीं कर पा रही है तो उसकी क्या वजह है? देखिए तो ये तो पूरा पीएचडी थीसिस है जो आपने खोल दिया है, इस पे तो पूरा मुकदमा है। सबसे पहले तो मैं एग्री करूँगा जो आप बात कर रहे हैं बिल्कुल इसी तरीके से है और ये बहुत बड़ा अलमिया है और मुस्लिम उम्मत के लिए एज़ ए होल ये लम्हा फ़िक्री है और इस चीज़ का ज़्यादा एहसास आप जैसे लोगों को होता है जो अ, यूनाइटेड स्टेट्स में रहते हैं या यूके में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, दूसरे मुल्कों के अंदर। जो आपने कहा कि इस्लामी मुल्क, तो मेरे भाई इस्लामी मुल्क तो इस वक़्त दुनिया में कोई भी नहीं है, ये मुसलमान मुल्क है। यानी जहाँ पर मुसलमानों की आबादी है। अगर इस्लामी मुल्क से मुराद आप इस्लाम को प्रैक्टिस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो मेरा ख़्याल है यूनाइटेड स्टेट्स और यूके ज़्यादा इस्लामी मुल्क है एज़ कंपेयर टू पाकिस्तान के। क्योंकि वहाँ पे आपको बिजली का मीटर लगवाने के लिए रिश्वत तो नहीं देनी पड़ती और अगर किसी शख्स ने ईमानदारी से कारोबार करना है और वो टैक्स पे कर रहा है, तो उसे किसी की थ्रेट नहीं है। वो किसी भी नेशन से ताल्लुक़ रखने वाला है, वो फ्लरिश कर सकता है। यूनाइटेड स्टेट्स में चाहे कोई चाइनीज़ में से जाके रहे या सबकॉन्टिनेंट का कोई हो, उसका मज़हब भी कोई हो, अगर वो मेहनत करता है, वो ऊपर जा सकता है। और यूनाइटेड स्टेट्स तो मैं समझता हूँ कि वहाँ की जो मॉरल वैल्यूज़ हैं, वो इस दुनिया के ऊपर एक अल्लाह ताला का ज़िंदा मुअज़्ज़ा है इस हवाले से कि इतना मल्टीनेशनल मुल्क और इतनी हार्मनी के साथ लोग रह रहे हैं। तो ये तो मैं आपके साथ एग्री करता हूँ, मैं तो इसका रोता रहता हूँ और इसकी वजह से मुझे अपने मुसलमान भाइयों की और परवर्टेड किस्म की जो नेचर रखने वाले ऑर्थोडॉक्स किस्म के सो कॉल्ड उलमा हैं, उनकी गालियाँ भी खानी पड़ती हैं। लेकिन रियलिटी तो यही है। अब इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे रीज़न ये है कि रूल ऑफ लॉ है यूरोप में, अमेरिका के अंदर और उसकी बरक़ात हम देख रहे हैं। और आपकी खिदमत में अर्ज़ है इस हवाले से, आपको यकीनन हिस्ट्री पता होगी कि ये जो हिस्ट्री है वो कोई एक दिन में इस लेवल के ऊपर ये लोग नहीं पहुँचे हैं। इन्होंने भी बड़ा मुश्किल वक़्त काटा है। अमेरिका के अंदर जो इन्कलाब आया, वो 1776 के अंदर आया और उसके बाद जो समझ लें पूरी दुनिया में जो एक डायरेक्शन चेंज की है जिस इन्कलाब ने, वो फ्रांस का इन्कलाब था 1789 में। जबकि सोशल वैल्यूज़ या सोशलिज़्म कह लें आप, वो लोगों ने इसके ऊपर भी तवज्जो देना शुरू की और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ लोगों में ये सेंस आना शुरू हुआ। ये मॉडर्न एज में ये जितनी बरक़ात आपको नज़र आ रही है ना, इनका जो टर्निंग पॉइंट है ना हिस्ट्री में, वो फ्रेंच रेवोल्यूशन है। उसके बाद ही फिर दुनिया में शहंशाहियत खत्म होनी शुरू हुई है। हम तो सिर्फ रो रहे हैं कि ऑटोमन एम्पायर खत्म होगी। ऑटोमन एम्पायर जब खत्म हुई है, उस वक्त सिर्फ वो नहीं खत्म हुई, दुनिया की सारी एम्पायर्स एक एक करके खत्म हुई है। उनसे पहले तो फ्रेंच की एम्पायर खत्म हो चुकी थी 1789 में। ऑटोमन एम्पायर तो जाके 1911-12 में खत्म हुई है। इतनी देर के बाद रशियन एम्पायर 1918 में खत्म हुई।
ग्रेट ब्रिटेन सबसे बड़ी एम्पायर वो खत्म हो गई। तो ये एक बड़ा मुबारक दौर था, मैं समझता हूँ 18वीं और 19वीं और 20वीं सदी के, जिसमें ये एम्पायर्स टूट के डेमोक्रेटिक वैल्यूज आई। उसमें कुछ नेगेटिव चीजें भी हैं, उनसे सरफ नजर किया जा सकता है। ओवरऑल ये सारी की सारी बरकत जो हमें नजर आ रही है, ये इंसानियत ने ठोकरें खा खा के सीखी हैं, लेकिन हम लोग सीखना नहीं चाह रहे, क्योंकि मुसलमान मुल्कों के अंदर ज्यादातर डिक्टेटरशिप है। वो कभी हुक्मरान की शक्ल में होती है, कभी स्टैब्लिशमेंट की शक्ल में होती है। यहाँ डेमोक्रेसी परवान ही नहीं चढ़ सकी। मसलन पाकिस्तान जो सो कॉल्ड इस वक्त दुनिया में एक इस्लाम के किले के तौर पर हम उसे पेश करते हैं, तो मुझे बताए यहाँ पे कभी ट्रू डेमोक्रेसी आई है? पहले दिन से ही इस मुल्क के साथ जो खिलवाड़ खेला गया है वो आप लोगों के सामने है। तो जब वो रास्ते ही हम अडॉप्ट नहीं कर रहे कि जिन लोगों की हम मिसालें दे रहे हैं, तो वो कहां से फिर वो सारी बरकत यहाँ पे हासिल होंगी? ना हम दीन के साथ मुखलिस, ना दुनिया के साथ मुखलिस। और ये सिस्टम की बरकत है जो डेवलप हो चुका है कि आप देखें कि जो मुसलमान सब कॉन्टिनेंट से इतने करप्ट मुआशरे से वहां जाते हैं, वो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आप फ्रांस में देखें, बेहतरीन सिटीजन है हमारे सब कॉन्टिनेंट के लोग, लेकिन यही लोग जब पाकिस्तान वापस आते हैं फिर वही हरकतें करना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब है रूल ऑफ लॉ जो है ना, उसने बेसिकली कंट्रोल किया हुआ है, वरना तो कत्लो गारत तो इन सारे मुल्कों में भी हुआ करता था। तो और वो उस रूल ऑफ लॉ के पीछे डेमोक्रेटिक वैल्यूज जब तक इस मुल्क में नहीं आएंगी तो ये हम सारी बरकत हासिल नहीं कर सकते। रह गया जो आपने इस्लाम वाली बात की है, तो वो यकीनन ऐसा होना चाहिए था कि इस्लाम की बरकत हमें नजर आनी चाहिए थी। लेकिन मैं आपको इसलिए नहीं कि मैं पाकिस्तान में रह रहा हूं तो ये बात कर रहा हूं, मैं जेन्युइनली इतनी सारी बातें करने के बाद भी ये बिलीव रखता हूं कि ये इस्लाम ही की बरकत है कि इतनी गुर्बत होने के बावजूद, बेसिक राइट्स पामाल होने के बावजूद, हमारे मुल्क के अंदर जो क्राइम रेट जो होना चाहिए था ना, अनारकी होनी चाहिए थी, वो आपको नजर नहीं आती। ये सारे का सारा रिलीजन की बरकत है कि एक दूसरे का लोग गला नहीं काट रहे, और खुदा के तसव्वुर की वजह से किसी हद तक वो सब्र कर लेते हैं तकलीफ के ऊपर। पाकिस्तान इस वक्त चैरिटी में दुनिया में टॉप के ऊपर है। पाकिस्तान की इकोनॉमी इस वक्त जितनी गिर चुकी है, और हम आबादी का एटम बम बन चुके हैं। आप यूनाइटेड स्टेट्स में, आपको हमने 2050 में क्रॉस कर देना है आबादी के अंदर। आपकी आबादी तो 32 करोड़ है, हमारी भी 25 करोड़ तो हो चुकी है, लेकिन जिस रेशो प्रोपोर्शन से हम बढ़ रहे हैं ना, ये 2050 तक अमेरिका को भी क्रॉस कर देना है। तो इतनी आबादी है, रिसोर्सेज कोई नहीं, उसके बावजूद यहाँ पे लोग 2 वक्त की रोटी खा के ही सोते हैं। उसके पीछे सारी चैरिटी है और रेमिटेंस जो आप जैसे लोग बाहर बैठे हुए हैं और सदका खैरात यहाँ भेज देते हैं, ये भी बरकत है। और यहाँ लोग एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। लेकिन वही चीज के जो होना चाहिए था, एक आइडियल मुआशरा, एक मुसलमान है और इस्लाम में इतने ज्यादा हुकूक है, खुसूसन जो पिसा हुआ तबका है औरतों का, वो हमें बिल्कुल नजर नहीं आते जिस लेवल के ऊपर इस्लाम ने दिया था। मैं ये एग्री करता हूँ आपके साथ। तो इसके पीछे यानी जो पॉलिटिकल रीजंस हैं वो अपनी जगह है, क्योंकि जब सियासी हालात दुरुस्त नहीं होंगे उस वक्त इंडिविजुअल लेवल के ऊपर वो चेंज उस लेवल से नहीं आएगी। क्योंकि जब हर तरफ करप्शन फैली हुई है, तो जब हमारा सुबह हम नमाज पढ़ के जब निकलेंगे मुआशरे के अंदर, तो आगे तो करप्शन है, मुझे तो कारोबार करने के लिए भी रिश्वत देनी पड़ेगी। तो यानी जो हमारे जो सियासी मामलात हैं, या आप कह लें कि जो इंतजामी मामलात हैं, वो इतने खराब हो चुके हैं कि उसकी वजह से ये चीजें परवर्टेड हो चुकी हैं। और वो चीजें फिर हमारी जिंदगी में भी आ जाती हैं। लोग बहनों को जदाद में हिस्सा भी नहीं देते, क्योंकि वो कहते हैं कि जी अब क्या करें, ये तो हमने ब्याह के किसी और के मत्थे मार दिया है, हमारे अपने बच्चे क्यों ना जदाद में से खाए। वही जो एक गुर्बत और जो बेसिक नीड्स पूरी हमारी नहीं हो रही हैं, ये सारे के सारे प्रॉब्लम वहीं से स्टार्ट होते हैं। इसीलिए जो अक्लमंद लोग कहते हैं कि जी इस्लाम ने तो 5 फर्ज बताए हैं ना, छठा फर्ज जो बताया नहीं है ना, वो अंडरस्टूड है, वो रोटी है। तो यहाँ पे भी अगर भूख शुरू हो जाए ना यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, तो आप देखेंगे पाकिस्तान से बहुत ऊपर चला जाएगा क्राइम रेट। फिर आप कहेंगे यार ये पाकिस्तान कैसे संभला हुआ है। तो मैं अभी भी बरकत यहाँ पे देखता हूँ कि काफी हद तक मामलात हैं, लेकिन जो होने चाहिए थे वो नहीं है। उसके पीछे हमारा एक करप्ट सियासी निजाम है, जिसमें सबसे बड़ा किरदार हमारी स्टैब्लिशमेंट का है इस गंदगी में। उसके बाद अदलिया का है, जो हमेशा हर डिक्टेटर को लेजिटिमाइज करती है। और उसके बाद जो है वो हमारे पॉलिटिशियंस जो बेनिफिशियरी हैं इस पूरे सिस्टम के, स्टैब्लिशमेंट को, अदलिया को खिलाते हैं, वो इनको सपोर्ट करते हैं।
آخر میں ہمارے جیسے جو عوام ہے ان کا نمبر آخر میں آتا ہے. اور جو کوئی 3-4 پڑھے لکھے لوگ کوئی ان کو بات بتاتے ہیں, انہیں کبھی غدار وطن کہہ دیتے ہیں, کبھی کہتے ہیں یہ لبرلز ہیں, کبھی کہتے ہیں خونی لبرلز ہیں. اور اس طریقے سے جب تک ہم نے اپنی غلطیوں سے سبق نہ سیکھا ہم آگے چل نہیں سکتے. تو میرے بھائی میں افسوس سے کہوں گا ہمارا تو T0 بھی ابھی سٹارٹ نہیں ہوا. T0 سٹارٹ نہیں ہوا. ہاں جیسے ہی مطلب وہ لوگ تو کہتے ہیں جناب یہ اتنا ہو گیا تھا, اب کیا ہو گیا, T0 سٹارٹ نہیں. وہ ہماری ایک تھیم ایکس بہت بڑی آپ کہہ لیں سوشلسٹ تھیں, آسما جہانگیر, فوت ہو چکی ہیں. تو وہ کہتی تھی کہ جس ملک میں ہر تیسرے دن ڈیموکریسی کا پودا اکھاڑ کے کہا جائے یہ بڑا کیوں نہیں ہو رہا, تو وہ بڑا کبھی بھی نہیں ہونا. اکھاڑنے والے کہتے ہیں بڑا کیوں نہیں ہو رہا, بھئی تمہاری وجہ سے نہیں نا بڑا ہو رہا. اور ابھی بھی آپ دیکھ لیں کیا تماشا لگا ہوا ہمارے ملک میں کتنے عرصے سے. 2017 میں کیا عدلیہ نے کیا, اس کے بعد پھر عمران خان صاحب ہمارے اوپر مسلط ہوئے, اور عمران خان صاحب کے ساتھ اب کیا کیا. تو بس آپ دیکھ لیں وہی والا پوری کی پوری گیم چل رہی ہے.